बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन जिन्होंने एटम कैंप का ये बुक आज हमारे साथ ज्वाइन किया है और जो बाद में देख भी रहे होंगे। सो आज की किताब जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि द वे साइंस इज़ स्टार्ट इन पाकिस्तान, हम में से बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जिनका स्कूल पढ़ते हुए साइंस से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है और हमें अक्सर साइंस का मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा रटा नज़र आता है। साइंस जो है वो वंडर्स ऑफ द नेचर की टर्म्स में नहीं पढ़ाई जाती कि नेचर क्या है और साइंस कैसे उसको एक्सप्लोर करती है। मैं ख़ुद जो है वो एफएससी तक साइंस पढ़ता रहा लेकिन साइंस से कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी रीज़न वही थी कि वो रटा लगाना होता था। और उसके बाद जब मैंने सोशल साइंसेस पढ़ना स्टार्ट की तो मैंने कहा ये रिलेटिवली बात समझ आ रही है। सो बड़ा अरसा बाद जाके मुझे शौक़ पैदा हुआ कि कुछ पॉपुलर साइंस की किताबें पढ़ने का। तो उस वक़्त मैंने कुछ जो है वो एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में पढ़ा, कुछ मैंने और लोगों के बारे में पढ़ा, साइंसदानों की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ा, आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में पढ़ा। एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर कोई आइंस्टाइन का काम कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है क्या। मतलब एक सोशल साइंस इकनॉमिक्स बैकग्राउंड से जाके मैंने जब पढ़ने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये साइंस कितनी खूबसूरत जो है ना वो डिसिप्लिन है और ये जो साइंस के काम हैं उनसे कितना ज़्यादा लर्निंग है जो दुनिया कर रही है। तो उसकी वजह यही है, तो इसीलिए हमने ये किताब आज रखी है कि ये किताब जो है इसका नाम है नील डिग्रास टाइसन की किताब है एस्ट्रोफिज़िक्स फॉर पीपल इन हरी। तो ये जो है ये कॉस्मोस के बारे में है, हमारी यूनिवर्स के बारे में है और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, आगे चल के महानूर हमें बताएंगी। तो इतनी बड़ी जो यूनिवर्स है उसको उसने छोटी सी किताब में कहा है कि मैं उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ। और पीपल इन हरी, जैसा कि हम पाकिस्तानी आपको पता है सारे बहुत हरी में होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए उन्होंने ये स्पेशल किताब लिखी है ताकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना लाइब्रेरियों में जाना पड़े और एक किताब पढ़ के कुछ ना कुछ पता चल जाए। तो आज जो है वो हमारे साथ जो है वो महानूर फ़ातिमा हैं। महानूर फ़ातिमा जो है वो एटम कैंप में डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं और इनको कॉस्मोस का बहुत शौक़ है। तो इन्होंने जब से एटम कैंप ज्वाइन किया हुआ है उनकी एक पुरज़ोर फरमाइश थी कि एटम कैंप के ऊपर एक कॉस्मोस के ऊपर एक कोर्स होना चाहिए। तो फाइनली शी हैज़ सक्सीडेड और अभी एटम कैंप ने एक कोर्स ऑफ़र किया हुआ है। उसका टाइटल है एस्ट्रोफिज़िक्स फॉर एवरीवन। तो जो लोग इधर बैठे हुए हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो atomcamp.com वेबसाइट पे भी जाएं और जो ट्रेनर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो PhD स्कॉलर हैं, एक पोलैंड में पाकिस्तानी, बचपन से उन्हें सितारों के साथ लगाव हो गया और उनकी क्यूरियोसिटी सितारों को समझने की, उनको उस क्यूरियोसिटी ने उन्हें एस्ट्रोफिज़िस्ट बना दिया। तो वो कोर्स इज़ फॉर एवरीवन, आप किसी भी एज पे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, तो एस्ट्रोफिज़िक्स फॉर एवरीवन कोर्स जो है उसको ज्वाइन करें। सबसे पहले हम किताब में हमेशा की तरह एक हम स्टार्ट ये करते हैं महानूर के, थोड़ा हम आथर के बारे में समझना चाहते हैं कि आथर कौन है। तो थोड़ा हमें नील डिग्रास टाइसन के बारे में बताएं कि हु इज़ टाइसन। जो टाइसन है, आई थिंक ही इज़ वेरी रिलेटेबल टू अस इन अ सेंस कि वो US में रहा, पला बड़ा। ही इज़ एन अफ्रो अमेरिकन, एक मिडिल क्लास फैमिली से था और जैसे कि हमें सबको पता है कि एक रेशियल बायस है पूरी दुनिया के अंदर ही। एक नॉर्मल सा बच्चा था, मिडिल क्लास फैमिली का, बाप उसका सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था, तो सोशियोलॉजी में ही उसका मास्टर्स था, उसकी पढ़ाई थी। तो एक दिन ऐसे ही वो हेडन में एक प्लेनेटेरियम है, वहाँ पे गया और उसको बड़ा अच्छा लगा, मतलब ही वॉज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। तो जिस जगह पे वो रहता था, जहाँ उसकी फैमिली रहती थी, वहाँ पे उसने कभी भी डार्क स्काइज नहीं देखी थी, कभी वहाँ पे सितारे नहीं देखे थे। तो अचानक से उसे एक रियलाइजेशन हुई कि जो उसके दिमाग में इमेज है आसमान का, सितारों का, वो बहुत डिफरेंट है। रियलिटी इज़ समथिंग एल्स, रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो वहीं से उसका, जैसे कहते हैं ना कि तजस्सुस का सफ़र शुरू हुआ कि अच्छा मुझे इसमें और डिग इन करना है। देन उस ज़माने में, क्योंकि अब तो पॉपुलर ये साइंस बुक्स आती हैं और अब तो मल्टीपल शोज़ पढ़े हुए हैं, आप इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी। ये वो टाइम तो जब ये इतनी कॉमन चीज़ नहीं थी। तो उस टाइम पे कार्ल सैगन का एक शो आया करता था, या कार्ल सैगन जो था ही वाज अ थिंग इन US, ठीक है। तो ही वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम।
तो कार्ल सैगन से इंस्पायर होके, बल्कि उसने एक जगह पे लिखा भी सही कि उसको बचपन में पता था कि उसको साइंटिस्ट ही बनना है, लेकिन इंसान कैसा बनना है ये उसको कार्ल सैगन से मिलने के बाद पता चला। तो ही वॉज इंटरेस्टेड, यहीं से ही उसने कहा कि अच्छा मुझे अब एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़नी है। उस पर उसने किताबें पढ़ना शुरू की, और वो इससे कहते हैं ना कि उस ज़माने में चूँकि इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं थी, इतनी किताबें नहीं थी, इतनी, क्योंकि ये जो किताबें होती हैं दे आर मेड फॉर पीपल लाइक अस, फॉर पीपल लाइक मी स्पेशली। से मेरा मेजर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स है, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो उस ज़माने में इतने ऐसे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं थे। तो उसने कहा ठीक है, तो आई एम गोना स्टडी इट, और किया, और PhD की पहली अटैम्प्ट में वो फेल हुआ, बट ही डिड नॉट गिव अप। उसको ये पता कि ये हर्डल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं करना। और बाद में उसने हार्वर्ड से किया, हालांकि उसको कॉर्नेल से कार्ल सैगन की तरफ से एक इनविटेशन आया कि भी तुम इसको कॉर्नेल ज्वाइन करो, और उसने कहा कि नहीं, बिकॉज हार्वर्ड में उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम जो था वो हार्वर्ड में ही हो रहा था एस्ट्रोफिज़िक्स पर इन जनरल, उसकी बाकी आगे जो मल्टीपल फील्ड्स हैं उस सब के अंदर भी। तो दैट्स हाउ ही जॉइंड हार्वर्ड। और फिर आई थिंक इफ़ आई गिव क्रेडिट टू नील टाइसन कि जिसने साइंस को मेरे जैसे लोगों के लिए एक डाइजेस्टेबल फन चीज़ बनाया, देयर इज़ नो लाई। क्योंकि मैं भी बचपन में, आई वॉज टेलिंग दिस टू समबडी एल्स एज वेल, कि हम लोग एक दफ़ा लाहौर में प्लानिटेरियम हुआ करता था, मुझे नहीं पता क्या वो है, हम वहाँ 3 दफ़ा गए हैं। तो वहीं से मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई कि अच्छा ये भी कुछ होता है। क्योंकि स्कूल के अंदर तो साइंस आपको, जिस तरह से अभी डॉक्टर नवीद ने बात की कि वो टीचर बस कहती हैं इसे याद कर लो और जाके बस उसको रिप्रोड्यूस करना है पेपर के ऊपर, वो वाली चीज़ नहीं थी। और चूँकि जब आप पे एक स्ट्रेस नहीं ना होता किसी चीज़ को समझने का या उसको मेमोराइज करने का, तो यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फिर टाइसन का ही शो आया करता था नेट जियो के ऊपर, कॉस्मोस के नाम से। इट वॉज बिकॉज उस वक्त पे कुछ, आई विल गिव सम क्रेडिट टू माई अम्मा, शी नेवर अलाउड अस टू वॉच मूवीज़ या वैसी कुछ चीज़ें, तो हम नेट जियो ही देख सकते थे। तो दैट वॉज माई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट या इन्जॉयमेंट ना। फ़ोन्स भी इतने उस टाइम पे ऐसा नहीं थे, इतने कॉमन थे, तो वो कॉस्मोस देखना शुरू किया, एंड दैट्स हाउ आई वॉज इंट्रोड्यूस टू एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, प्लैनेट्स। और चूँकि जब एक प्रेशर नहीं ना होता कि आपको ये याद करना है, इसको जाके इसका एग्ज़ाम देना है, तो यू गेट टू एन्जॉय इट। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ हाउ, एंड आई रियली वांट टू गिव क्रेडिट टू टाइसन फॉर ये पूरा इंटरेस्ट पूरा मेरे अंदर वो पैदा करने के लिए और ये चीज़ें के लिए। दिस इज़ हाउ टाइसन स्टार्टेड। 8 साल की उम्र से एक बच्चे को स्टार्स अच्छे लगे, उसने कहा यही मेरा करियर बनेगा। नाउ इज़ नॉट अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट, अब बस वो उसका एक शो आता है स्टार टॉक, जिसके अंदर ही जस्ट आंसर्स वेरी रैंडम थिंग्स, और ही हैड रिटन वेरी फेमस बुक्स। ये इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ हिज फेमस बुक्स। ये पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास वो एक ही किताब है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। सब हर कोई इसको पढ़ने की कोशिश करता है। मैंने भी पहले वही किताब पढ़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कूल के अंदर, और मुझे समझ में नहीं आई थी। तो मैं कहती हूँ कि आई थिंक स्टार्ट विद हिज बुक्स। इसमें एक सटल ह्यूमर है, चीज़ों को आसान तरीके से लिखा हुआ है, एंड देन आप हॉकिंग की तरफ मूव करें, जिसमें वो आई थिंक उसकी जो ऑडियंस जो उसने जेहन में रखी हुई थी, वो किसी हद तक वो ऑडियंस थी जिनको थोड़ा बैकग्राउंड हो। और ये किताब अगर आपको बहुत थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है, पता है क्वार्क्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, छोटी छोटी चीज़ों का पता, आइंस्टाइन क्या था, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस बुक एंड एन्जॉय इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना, ये बताएं कि ये चूँकि इसके अंदर सारी जो है वो यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ है, और वो बता रहे हैं कि साइंसदान जो हैं वो बड़े अरसे से स्टडी करते हैं कि वो सितारा किधर है, ये सितारा किधर है, कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, चाँद कितनी दूर है। तो ये जो है कोई मेजरिंग टेप तो ऐसी होती नहीं है जिसको जाके ये मेजर कर लेते हैं, या वहाँ तक टेलीस्कोप जो है वो भी जाके कोई ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाती। तो ये जो इसने बताया है, जिस मदद से उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि ये सितारों को स्टडी कैसे किया जाता है, इतने फासले के ऊपर मौजूद है। थोड़ा सा आप फासले की सेंस भी ज़रा बता दीजिएगा कि कितने लाइट ईयर दूर हैं जो करीब तरीन सितारा है। अच्छा। हमारे स्टार जो है, और ये कैसे स्टडी करते हैं? अच्छा, सबसे पहले आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जब मुझे पता चली थी तो मैं थोड़ा सा पागल भी हो गई थी सुनकर कि लाइट यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है ना अगर किसी चीज़ की, तो वो लाइट की है। लाइट बेसिकली फोटोन है, उसकी जो है वो उससे ज़्यादा स्पीड किसी भी और चीज़ की नहीं है। तो अगर हम कहें ना कि कोई चीज़ नियर द स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, एट द स्पीड ऑफ लाइट नहीं मूव करती। उसकी वजह यह कि इस पर दो एक
जो हैं वो थेरीज़ हैं या जो मुझे समझ में आता है कि एक तो लाइट की पार्टिकल नेचर नहीं है, वो वेव है, तो उसका कोई मास नहीं है। जिस चीज़ का जब मास होता है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। खैर हम उसकी टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे अब, लेकिन लाइट स्टिल टेक्स टाइम। लाइट को एक सफ़र तय करना है, ठीक है। तो जो स्टार्स हैं हमारा यूनिवर्स के अंदर, जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मेन सोर्स ऑफ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ लाइट। रोशनी के थ्रू में पता चलता है कि अच्छा अभी तारे हैं या मरीख है या जुपिटर है या सूरज है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टार आप आसमान में देख रहे होते हैं वो बहुत अरसा पहले मर चुका है, पर उसकी लाइट जब तक आप तक पहुंची है तो वो आपको लगता है कि इट इज़ स्टिल शाइनिंग इन द स्काई। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि स्टार्स हमसे कितना दूर हैं। तो दे आर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। मैं बल्कि इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट वो लाइट ईयर का सेंस बन जाए। अगर मैं कुछ गलत कोट कर रही हूँ तो पहले माजरत, लेकिन आप जब चांद को देख रहे होते हैं तो चांद आप बेसिकली 1 सेकंड पीछे देख रहे होते हैं, तो यू आर एक्चुअली सीइंग पास्ट ऑफ चांद 1 सेकंड पहले। तो यानी कि अगर लेट्स अज्यूम चांद के ऊपर कोई मिसाल के तौर पे कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई बड़ा सारा, जैसे कोई न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन रिएक्शन हो जाता है, तो आपको 1 सेकंड के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा ना एक सेंस बन गई कि लाइट ईयर का क्या मतलब है, ठीक है। तो द स्टार्स आर अवे, और वो कितने बड़े हो सकते हैं कि आपकी शायद ट्रिलियंस ऑफ अर्थ्स एक स्टार में आ जाए, शायद उसमें तब भी जगह पड़ी हुई हो। तो स्टार्स इतने बड़े होते हैं, आपको बहुत छोटे नजर आते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। एंड देन वो टाइम की रिलेटिविटी की बात जब हुई है कि हमें चूंकि सितारे नज़र तब आते हैं, अक्सर ऐसा हो कि वो डेड भी हो चुके हैं, उसकी रोशनी हम तक इतने सालों के बाद जाके पहुंची है, तो हमें लगता है कि वो आसमान में है। तो ये जो आपने वो बात की ना कि आप पहले वो एक यार्ड स्टिक है वो बना लें कि अच्छा ये कितना दूर है, कितने लाइट ईयर्स है, तो उसकी सेंस हमारी बन गई। दूसरा आपने कहा कि ये इतना दूर है, ऑब्वियसली हमारे पास अब तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर इतने रिसोर्सेज फ़िलहाल नहीं हैं, क्योंकि अभी हम सिविलाइजेशन 1 है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो हम उसके बारे में पढ़ते कैसे, हमें कैसे पता है कि लेट्स से कि जो ये स्टार है इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है या लिथियम है या और कौन कौन से, आयरन है, जो भी और अदर एलिमेंट्स हैं। तो इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हार्वर्ड का, अब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाने लगे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। तो एक खातून थी सिसिलिया। ये वो टाइम है जब हार्वर्ड के अंदर या कैम्ब्रिज के अंदर ख़वातीन को साइंस में डिग्री नहीं इशू की जाती थी कि भाई आप साइंस और ख़वातीन का क्या काम है, हाँ पढ़ना, होम इकोनॉमिक्स पढ़ा करें, होम इकोनॉमिक्स पढ़ा करें, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। तो सिसिलिया को चूंकि बड़ा शौक था, उसको इतना पता कि मुझे साइंस पढ़नी है, लेकिन एग्जैक्टली शी वाज़न्ट श्योर कि मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या। तो किसी ने बताया कि जी हार्वर्ड का जो है ना एस्ट्रोनॉमी का जो प्रोग्राम है या फिज़िक्स का प्रोग्राम बड़ा एलेबोरेट किस्म का है। तो उसने कहा ठीक है, शी वाज़ लाइक अच्छा ठीक है। पहली खातून जो हार्वर्ड के अंदर जाके पढ़ने वाली थी एस्ट्रोनॉमी। तो उस टाइम के ऊपर देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड पिकरिंग। तो पिकरिंग जो था ना उन दिनों में स्टार्स के बारे में पढ़ रहा था। तो पिकरिंग इस तरह से पढ़ता कि वो भी जो स्टार से लाइट आती है ना उसको स्टडी कर रहा था। तो स्टार की लाइट को वो स्टडी करते हुए उसने सोचा कि यार ये तो बड़ा टीडियस सा काम है, किसी आदमी की ज़रूरत तो है नहीं, कोई सिंपल सा काम है, क्योंकि उस टाइम पे एक पे स्केल होता था ना कि आप, पाकिस्तान तो था नहीं कि आप किसी को कितना मर्जी पे कर दे, तो वहाँ पे यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। तो उसने कहा चलो ख़वातीन रख लेते हैं। तो उसने अपना एक छोटा सा अपना एक सेंटर बनाया, एक टीए रूम कह लें या कुछ इस तरह से कह लें, जहाँ पे क्लरिकल वर्क के लिए उसने ख़वातीन हायर की। और वो सारी ज़्यादातर ख़वातीन बाय द वे डिफरेंटली एबल्ड थी, किसी का कोई बाजू काम नहीं करता था, किसी की टांग का मसला था। तो उन ख़वातीन का काम था कि वो बैठ के ना वो स्टार्स की स्टडी करती थी, जो लाइट वहाँ से आ रही थी उसका डेटा गैदर कर रही थी वहाँ हार्वर्ड की ऑब्जर्वेटरी के अंदर। तो उसी टाइम पे सिसिलिया ने आके ज्वाइन किया और उसको पता चला। और बाय द वे इसको कहा जाता था पिकरिंग्स हरम, ये पिकरिंग का हरम है, ठीक है। या पर और दूसरा अब इसको एक सोफिस्टिकेटेड नाम दिया गया हार्वर्ड कंप्यूटर्स, क्योंकि वो लिटरली यही वाला काम कर रही थी ना, डिकोड कर रही थी चीज़ों को बैठकर। सिसिलिया ने कहा अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं स्टार्स के ऊपर। उसने उनका डेटा लिया और उसने एक पेपर लिखा जिसमें उसने ये कहा कि जो स्टार्स हैं ना वो हीलियम और हाइड्रोजन मेन उनमें ये 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसने पेपर पब्लिश किया, डिफेंस हुआ, इट वॉज रिजेक्टेड।
तो सब ने कहा ये क्या बकवास है, क्योंकि आई थिंक अब इसमें इतना क्लियरली लिखा नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बाइसेस आ जाते हैं ना कि खातून ने लिखा तो गलत ही लिखा होगा। ये एक बड़ी कॉमन मेंटालिटी है, तो रिजेक्ट हो गया। बट कुछ टाइम के बाद किसी ने दोबारा उस पेपर को उठाया, उसने कहा इट्स अ मास्टरपीस, एंड दैट वुमेन लेड द फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एंड दिस इज, वो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स तो दो अलग फील्ड्स हैं उनकी, एक लाइक देयर वाज अ मैरिज बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, और एस्ट्रोफिजिक्स बन गई, एंड इट लेड फाउंडेशन फॉर द स्टडी ऑफ स्टार्स, जहाँ से हमें पता चला कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि डीएनए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम इसको, कि जैसे हमारा डीएनए है ना, उसमें 4 तरह के बेसिस होते हैं, AGTC, एडेनिन, थायमिन, गायमिन, साइटोसिन। उनके कॉम्बिनेशन से कोड बनता है जिससे पता चलता है कि मेरी आँख हर काली होगी, ठीक है, और इनकी हाइट ज़्यादा होगी, मेरी हाइट कम होगी, हमारे बालों का रंग क्या होगा। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन स्टार्स के अंदर भी होते हैं और हम इनको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स कहते हैं। तो जब आप लाइट को पढ़ते हैं, लाइट जो सफ़ेद लाइट आ रही है, इसको अगर हम प्रिज्म के थ्रू देखें तो लाइट स्प्रेड आउट हो जाती है। आप उसको मज़ीद जाके मज़ीद एक छोटे स्केल पे देखें तो वो मज़ीद स्प्रेड आउट हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि ना पैटर्न्स बनते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट, 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 डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरह के एक पैटर्न बनता है। तो उस पैटर्न से हमें ये पता चला कि हर एलिमेंट का अपना एक पैटर्न है। जो कार्बन है, मिसाल के तौर पे कार्बन का लेट से डार्क डार्क, लाइट लाइट, डार्क, अगर किसी चीज़ का ये पैटर्न है दैट मीन्स उसमें कार्बन है। लाइट लाइट, डार्क डार्क, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन है। मैं ये गलत बता रही हूँ लेकिन मैं जस्ट टू गिव यू सम सेंस, ठीक है, जस्ट लाइक अ कोड, जैसे जेनेटिक कोड है ऐसे स्टार का भी कोड है। बिल्कुल, जैसे हमारे अंदर का डीएनए है हमें मंकी से इंसान, होमो सेपियन बनाता है, उस तरह से वो स्टार्स के क्या, उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, ये स्पेक्ट्रल उसकी जो वो उसका जो वो सिग्नेचर है वो बताता है। तो ये सारी की सारी स्टडी ख़वातीन ने की, ठीक है, women in science, I think that was the first time women in science, because it was wild, because एक खातून एक तो आए, चलो ठीक है, तो पहली स्टूडेंट बन गई वो, फिर उसने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर दी कि उसने ऐसी रिसर्च की कि we have Neil Tyson because of her, we have many scientists because of her, because of the work she did. तो दिस इज हाउ वी नो जो स्टार्स हमसे इतने दूर है, जो इतने बड़े हैं, जो हमें बिल्कुल एक नुक्ते जितना नजर आते हैं, उनकी लाइट से जो है ना, उनकी लाइट से, यस, वी स्टडी देम, एंड यस इट हैज ऑल बीन डन बाय अ ग्रुप ऑफ वुमेन। अच्छा, ये जो है ना, जो इंटरेस्टिंग बात थी ना इस किताब के बारे में, हम सारे बिग बैंग के बारे में पढ़ते रहते हैं और थोड़ा, लेकिन जिस तरह इसने उसको बड़े सादे अंदाज में एक्सप्लेन किया ना, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो उसने कहा कि जो सारी यूनिवर्स है, जो भी आज हम देख रहे हैं, बट व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्स, उस पर भी आते हैं। तो उसने कहा यूनिवर्स से एक नुक्ता थी, हाँ, और उस नुक्ता का जो है ना वो एक्सप्लोड हुआ था, और उस नुक्ता से जो है वो कैसे जो है वो चीज़ें आगे बनी, और उसने फिर सेकंड्स, मिलियंथ ऑफ सेकंड का डिस्टेंस बताया कि मिलियंथ ऑफ सेकंड में वो कितना टेम्परेचर था, नेक्स्ट कितना था, 1 सेकंड के बाद उस पर क्या हुआ, और फिर इतने सेकंड, इतने मिनट के बाद क्या हुआ। तो वो बिग बैंग जब हुआ तो कैसे जो है वो उसमें सबसे पहले जो है वो जो उसने बात की कि वो थे, उनको क्या कहते हैं जो सबसे पहले बने, उसको क्वार्क्स थे, और क्वार्क्स थे, लेप्टॉन थे, और उसके बाद जो है वो उसने कहा सबसे पहले एटम्स बने, और हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एटम कैम बना फिर तो एटम्स बने, और एटम्स बनने के बाद जो है टेम्परेचर जो है वो कूल होना स्टार्ट हुआ, और फिर अपने अपने बड़े जो स्टार्स थे उनके अराउंड एक सोलर सिस्टम बनने स्टार्ट हो गए। अच्छा, वो करते करते सारा प्रोसेस उसने द वे ही हैज़ एक्सप्लेन्ड, और फिर लाइफ का ओरिजिन कब वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि लाइफ का ओरिजिन होया, तो ये भी चीज़ें बड़े उसने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन की हुई हैं। लेकिन जस्ट टू मेक सेंस के लोगों के लिए जो यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना कि ये जितने भी स्टार्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो हमारा अपना सोलर सिस्टम है, तो एक हमारा अपना सूरज है और उसके अराउंड जो है ये सोलर सिस्टम है, और जितने भी स्टार्स नज़र आ रहे हैं इसी तरह के और कई सिस्टम्स हैं ऐसे, वो सारे सिस्टम अला के स्काई पे हमें जो नज़र आते हैं वो एक गैलेक्सी बनती है, और वो जो एक गैलेक्सी है जो हमारी है उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। तो ऐसी गैलेक्सीज जो हैं वो अभी जो एस्टिमेट्स आए हैं लेटेस्ट, वो कहते हैं 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं इन द यूनिवर्स। सो जस्ट इमेजिन द साइज़ ऑफ द यूनिवर्स। और फिर जो है वो लोग स्टडी करते हैं
जो बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है ना, जो मुझे इसमें मज़ा आया उसने बताने का, उसने कहा एक सोलर सिस्टम और दूसरे सोलर सिस्टम के दरमियान क्या है। ओह यस। ठीक है, फिर उसने कहा कि एक मिल्की वे और दूसरे मिल्की वे के दरमियान क्या है। ठीक है, तो एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, और वो कहते हैं एम्प्टी भी हम उसको रिलेटिव कह रहे हैं। तो वो जो है एक स्पेस के और दूसरी स्पेस के दरमियान जो है वो जो सारा प्रोसेस है, दैट्स फैसिनेटिंग जो है टू स्टडी द यूनिवर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि इंसान की ईगो, उसकी हैसियत इस सारे इतने बड़ी यूनिवर्स में क्या है यार, मतलब क्या है हम, और हम उस अर्थ जो है हमारी, उसके अंदर हमारी हैसियत क्या है, उस अर्थ के अंदर एक सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो एक ओवरऑल गैलेक्सी के अंदर क्या है, गैलेक्सी से अगर देखा जाए तो सारी गैलेक्सीज़ में हम क्या हैं। तो मेरे ख्याल में इंसान की ह्यूमिलिटी जो है, अगर एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ें, बाकी तो बेनिफिट अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो ह्यूमन ह्यूमिलिटी है वो ज़रूर उससे आती है कि हम हैं क्या। तो इस सारी निज़ाम में अगर देखें तो फिर हम ये भी अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो इस इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आर वी, हमें ये पता चल चुका हुआ है ये गैलेक्सीज़ हैं, ये मिल्की वे है, मिल्की वे भी उसको इसलिए करते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो तस्वीर नज़र आती है तो मिल्क स्पिल हो रहा है शायद। हाँ, है ना, उसी तरह से नाम दिया हाँ है। तो वो जो है फिर ये मिल्की फिर एक यूनिवर्स की एक्सपेंशन हो रही है, स्पेस एक्सपेंड कर रही है, और एक ये जो आपस में जो गैलेक्सीज़ हैं वो आपस में करीब आ रही हैं कि दूर जा रही हैं, कुछ करीब आ रही हैं, कुछ करीब आ रही हैं, दूर जा रही हैं। ठीक है, और ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और इन सब को जो होल्ड करने वाली पावर है, सबसे जो नेचर का लॉ है वो ग्रेविटेशन है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जो बिग जी है, बिल्कुल ऐसा। तो इसने बड़े अच्छे अंदाज में बताया। उसने कहा कि फिज़िक्स के लॉज जो हैं वो ऐसे हैं कि दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कि आप माने या ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसने दूसरा एक अच्छी जगह लिखा हुआ था, उसने कहा हुआ था कि ओनली फिज़िक्स लॉज आर यूनिवर्सल, एवरी अदर थिंग इज़ ओपिनियंस। सो अच्छा, आप मुझे इंटेलिजेंस का बताएं। इस सारी यूनिवर्स में इतने बड़े में हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। आपने 4-5 चीज़ों के ऊपर वो टच अपॉन कर लिया। तो आई थिंक इस बुक के ना जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था ना, जो सर ने भी बात की है कि वो बड़ा स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इज़ द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उसके अंदर बताते हैं कि पहले 1 मिलियन सेकेंड में क्या हुआ, जब स्टार्ट हुआ क्या हुआ। एंड ही सेज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई थिंक दूसरे तीसरे पेज पर ही आ जाता है कि वी डू नॉट नो वो पॉइंट कहाँ से आया। तो मैं ना हमेशा इस तरह कहती होती हूँ कि शायद नाउ देयर इज़ गॉड, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो भी डिबेट करते हैं, तो साइंस के अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिक्स या मुझे लगता है जो एस्ट्रोनॉमी में घुस जाते हैं ना, वो कहते हैं यार नहीं, एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक। ठीक है, तो वो आप भी कहते होते थे कि गॉड नेवर प्लेज अ डाइस। हाँ हाँ, तो वो नील बोहर ने जवाब दिया, वो नील बोहर और आइंस्टाइन का वो बात करें ना, उनके दरमियान हुई, बिकॉज आइंस्टाइन हिमसेल्फ वाज अ बिलीवर ऑफ गॉड। तो इसमें भी एक वो आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मतलब एक कहीं तो जाके आपने कहा है ना कि भाई अब यहाँ लॉजिक नहीं हमें समझ में आ रहा, वो पॉइंट कहाँ से आया। तो कुछ लोग कहते हैं जी मल्टीवर्स होगी, कुछ कहते हैं पता नहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा। खैर उस पर एक अलग चीज़ आती है, वो फिर वो बना। यहाँ पर हमें हमारी लिमिटेशंस पर चलती हैं हमारी इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस का जो स्केल है इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप इंटेलिजेंस को क्या समझते हो? तो डॉक्टर नवीद कहते हो कि भाई जो जितनी किताबें पढ़ता है, तो ये बुकास करते हैं ना या जो जितने एटम के कोर्सेज लेता है उतना इंटेलिजेंट है। ठीक है ना, मतलब हो सकता है वी डू नॉट नो कि हमारा इंटेलिजेंस का स्केल क्या है। बट अभी ना उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, मुझे स्केल का नाम भूल गया, वो के से शुरू होता था, कार्डवश आई थिंक, गूगल कर लें आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके अंदर ना वो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन बताते हैं कि हर सिविलाइजेशन कितनी इंटेलिजेंट है। तो हम कहते हैं जी वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सिविलाइजेशन बाय द वे। हमारा म्यूज़िक, पोइट्री, हमारे रोमांटिक नॉवेल्स, हमारा फिक्शन, हम कहते हैं कि भाई हम तो वी आर, अभी तक हमें ये है कि भाई शायद यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट हम हैं, एंड वेरी मच पॉसिबल कि ऐसा भी हो। लेकिन अगर हम अपने लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर जाएं, जिसको एक स्केल एक साइंस ने बिल्ड किया है, तो पहले लेवल ऑफ सिविलाइजेशन ये है कि आप अपने अर्थ के सारे रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली यूज़ करें, सस्टेनेबली यूज़ करें।
दूसरा स्केल है कि आप पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को यूज़ करें। तीसरा स्केल ये है कि आप अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज़ करें। और चौथा स्केल ये है विच इज़ मैसिव, ठीक है, कि आप मल्टीपल गैलेक्सीज की एनर्जीज को यूज़ करें। ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बताए हुए हैं एक सिविलाइजेशन के। तो अगर मैं इस तरह से मेजर करना शुरू करूं कि सिविलाइजेशन 3 जो पूरी अपनी गैलेक्सी, पूरी समझे हम पूरी मिल्की वे की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऐसे कंपेयर कर लें कि लेट्स से कि एक चूंटी है और वो जो डिफरेंट चूंटियाँ जो वो अपने आप मिट्टी के अंदर घर बनाती हैं, और आप उसके लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना शुरू करें नासा के साथ, कि वहाँ पे लेवल ऑफ, और जो आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे दैट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन 1 एंड सिविलाइजेशन 3। और हम सिविलाइजेशन 1 भी नहीं है, डरा दिया आपने। हम 0.75 पर आते हैं स्केल पे, ठीक है। और यूनिवर्स के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो इसने बुक के अंदर लिखा हुआ था कि जो यूनिवर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, इट्स लिटरली चेरी ऑन द कपकेक। अभी पूरा नीचे इसकी फ्रॉस्टिंग और पूरा कपकेक तो पड़ा हुआ है। तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड 95% ऑफ द यूनिवर्स। हमारे जो 95% जो चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनके बारे में हमें कुछ, हमें ये भी नहीं पता वो क्या है। तो हम अल्ट्रा जीनियस लोगों ने उसका नाम रख दिया डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। हमें समझ ही नहीं आता। एंड इवन द नेम इज, आई फील एज अ पर्सन जो बेचारा इन किताबों से पढ़कर ही गुजारा करता है या कोई छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री देखता है, तो हमें लगता है डार्क मैटर मतलब समथिंग जो कोई बड़ी डार्क चीज़ होगी। इट्स नॉट एक्चुअली डार्क, वी डू नॉट नो। हमें उसका पता ही नहीं है, हमें उसका पता ही नहीं है ना, that's why we तो named हम it उसको भी एग्जैक्टली ये हाँ, इसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ये हो सकता है कि यार हम अभी डार्कनेस के उसमें हैं, हम खुद डार्क के अंदर हैं, हमें पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ है। तो वी ओनली नो या वी कैन क्लेम टू नो 5% ऑफ द यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो हमारा जो इंटेलिजेंस का लेवल है, और इनफैक्ट इंटेलिजेंस इटसेल्फ अपनी किताब के अंदर वो एक थोड़ी सी बायो वाली साइड पर चला गया, पर वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक थी। व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग वी हैव? What do you think? वैसे I ask you, what do you think the most intelligent thing you like humanity have, जिसने civilization पूरी build कर दी? What do you think? So humanity में जो सबसे intelligent चीज़ हमारे पास क्या है? Basic से शुरू करें। हाँ, कुछ भी जो आपको लगता है कि it laid the basis of everything. As human beings, हाँ, a trait exactly. ऐसा क्या trait है हमारे पास जो that आज हम ये बुक और इतने सिविलाइज होके बैठे हैं, वो क्या? थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, कॉन्शियसनेस। आपको क्या लगता है? इमेजिनेशन। सो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये जो बहुत सारी जिसको हम कहते हैं ना कि 5 सेंसेस होती हैं, बिल्कुल, तो ये एनिमल्स की भी हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एनिमल्स की उनके भी हैं। तो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट एक्चुअली कि हाउ वी प्रोसेस वो जो सारी इंफॉर्मेशन है, how we analyze that information and how we can interpret those signals. Great. अच्छा, और उसके बाद फिर आती है कि जो है वो उसको जो ह्यूमैनिटी है उसने फिर ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया है। तो जो ह्यूमैनिटी है ना, मतलब मेरी समझ अगर आ भी गई है तो वो मेरी समझ मैंने पिछले बहुत सारे लोगों से ली हुई है। तो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंस का जो सोर्स है वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया है और आगे मुंतकिल एक दूसरे के ऊपर बिल्ड करते चले गए। बिल्कुल। तो माय बिकॉज द आंसर इज सब्जेक्टिव, तो आई एग्री विद ऑल ऑफ यू, बट आई थिंक द थिंग दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ऑल organisms on this planet is language. It's the gift of language. हॉकिंग करोड़ों बार दिमाग में सोच लेता है, अगर वो किसी को ट्रांसफर ही ना कर सकता। लेकिन लैंग्वेज जो है वो जानवर भी बोलते हैं, but it's not, they also have a language, they understand each other's language. The language in a sense, yeah, exactly. बिल्कुल।
Yeah. I देखें, as I already said कि it's a subjective debate, ठीक है. तो सर ने जो बात की ना, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, इवन प्लांट्स डू इट, ठीक है. एडेप्टेशन इज, डार्विन की पूरी थ्योरी ही इसी पे बेस करती है, इवॉल्व आप किस तरह करते हैं, ठीक है ना. कुछ चीज़ें इनेट होती हैं, ठीक है. एक बच्चे को बचपन से पता है कि उसने रोना है अटेंशन लेने के लिए, उसे किसी ने सिखाया नहीं होता है, कि उसमें इनेट क्वालिटीज़ हैं. देन दे स्टार्ट इंटरप्रेटिंग देयर इन्वायरमेंट, और हम उसको इनेबल करते हैं लैंग्वेज के थ्रू. हमारी जो लैंग्वेज, आई टोटली एग्री कि लैंग्वेज है, की मैच्योरिटी जो है वो, यस, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम एनॉमली इन आवर जेनेटिक मेकअप. तो जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे से शायद बाहर कोई इंटेलिजेंट स्पीशी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती. हॉकिंग बिलीव्स, हॉकिंग की एक और किताब है ब्रीफ आंसर टू द 10 बिग क्वेश्चंस. उसके अंदर उसने उससे सवाल पूछा कि आपको लगता है कि आउटर स्पेस में कोई इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है. ही बिलीव्स के देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करते हैं. either they are as intelligent as us or less intelligent than us, because अगर वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते तो वो अब तक अपने सिग्नल्स हम तक पहुंच चुके होते, ठीक है. एंड इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू नो, बिकॉज लाइक कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, इस पर भी कुछ मल्टीपल आपको फिलोसॉफिकल डिबेट्स भी मिल जाएंगी, रिलीजियस डिबेट्स भी मिल जाएंगी, इवन साइंटिफिक डिबेट्स भी मिल जाएंगी. बट द आइडिया इज़ कि what makes us intelligent is, what I think is our very organized way of transferring data, जिससे भी सर ने बात की है, ठीक है. एंड वी डू दिस थ्रू लैंग्वेज. हमें कैसे पता चला पिरामिड्स के अंदर हम गए तो हमने वहाँ पर, बल्कि नाउ देयर आर मल्टीपल थ्योरीज कि दे ऑलरेडी हैड इलेक्ट्रिसिटी, वो उसको शायद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कहते थे. देयर वाज नो वे कि वहाँ अंदर लाइट जा रही थी और वो अच्छा. अभी इसके साथ ही आप ये बताएं ना, इसमें भी उसने लिखा हुआ है, इसी के साथ रिलेट करते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की बड़े अरसे से इंटरेस्ट है कि क्या और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो दे ट्राई टू फाइंड इट. सो अभी जो है वो एक प्रोजेक्ट हुआ था 1976 में शायद, जिसमें सिग्नल्स भेजे गए थे आउटर स्पेस में, कि वो सिग्नल्स इसलिए भेजे गए थे कि पता चले कि किसी को क्या कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, कोई हमें सुन उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप. आई वुड से कि ऐसा है कि आप एक बहुत बड़ा समंदर है और उसमें एक बॉटल के अंदर मैसेज डाल के समंदर में फेंक दें, पैसिफिक ओशन में, और आप एक्सपेक्ट करें कि यार शायद कोई किसी को वो बॉटल मिल जाएगी, और वो दिस इज़ द स्केल. एंड आई थिंक मैं शायद बॉटल भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, हम उससे भी छोटे स्केल पर हैं. तो इट्स अ चांस, जैसे कि हम यहाँ पे हैं, इट्स अ चांस बिकॉज एक जेनेटिक म्यूटेशन हो गई, एक गलती से एक होमो सैपियन बन गए. डू यू नो क्या मंकी से कितना ज़्यादा, हमारा मंकी का जेनेटिक मेकअप कितना मिलता है? इट्स 99%, वी आर सेम. सो इसमें ना वो हम डिबेट उस पे बाद में आते हैं कितनी उसकी वर्थ है. तो मैंने कहा ज़रा इसकी पहले किताब की वो बात कर लें कि उन्होंने सिग्नल भेजे कैसे थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. नो ये नहीं, ये लोग नहीं अच्छे, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है. तो वो बताएं ज़रा. उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज़ी और जर्मन और चाइनीज़ भेजेंगे तो वो तो उन्हें समझ नहीं आनी, तो लिहाजा देखें अगेन साइंस केम इनटू जो है ना फॉर हेल्प. उन्होंने कहा कि लेट्स सेंड देम द लैंग्वेज ऑफ साइंस, सो दैट अगर जो भी स्पीशीज़ हैं वो साइंस की लैंग्वेज समझेंगे. तो वो क्या भेजा गया था? अच्छा, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं चाह रही थी कि इसको कमेंट पर डिस्कस करते, लेकिन कार्ल सैगन के टाइम के ऊपर उन्होंने, नासा ने डिसाइड किया कि जी हम लोग अपना जो वॉयेजर 1 है इसके ऊपर कुछ डिफरेंट अपनी सिविलाइजेशन को, लाइफ को बताने के लिए कि अगर हमें कोई एलियन चीज़ मिल जाए तो ताकि हमें पता चले भाई यहाँ प्लेनेट पे कोई लोग रहते हैं तो वो किस तरह के हो सकते हैं. तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक कार्ल सैगन का बेटा ये आई गेस जिसने वो लिखा हुआ है कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ, उसकी रिकॉर्डिंग, और देयर इज उसमें 50 डिफरेंट ज़ुबानों के अंदर है, उर्दू नहीं है उसके अंदर, जस्ट टू लेट यू नो. डिफरेंट ज़ुबानों में ये छोटे छोटे उन्होंने वो बना कर, और फिर इसमें एक ह्यूमन हार्ट बीट है, बच्चे की रोने की आवाज़ है, और उसके अंदर आई थिंक एक
वेल फिश जब पानी वो निकालती है तो उसकी एक सर्टन एक आवाज़ पैदा होती है, पता नहीं अगर आपने कोई वीडियो देखी हो, तो वो डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स उन्होंने बना कर ना वो डाली हुई है उसके अंदर। उसके अंदर बीथोवन का म्यूज़िक भी है बाय द वे, एंड इट्स जस्ट टू टेल एलियंस कि ये हमारी सिविलाइजेशन है और हम इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। तो या उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। सो ये मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, आर पेयर ऑफ नियरेस्ट नेबर गैलेक्सीज 600,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस आर बोथ स्मॉल एंड इरेगुलरली शेप। सो जो हमारे से भी कितनी गैलेक्सीज हैं, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज अभी तक आ चुकी हैं, और जो हमारे नियरेस्ट नेबर है वो हमसे 600,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंट है। तो दैट टेल्स द यूनिवर्स के वो कितनी बड़ी है और हमारी उसमें स्पेस क्या है। तो हमें लास्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में फिर हम ऑडियंस को ज़्यादा इंगेज करते हैं। सो व्हाई शुड वन स्टडी एस्ट्रोफिज़िक्स, और क्यों, मतलब जस्ट हमको पता चल जाएगा कि एक सितारे होते हैं, गैलेक्सी वेज होते हैं, या जो है वो अभी आजकल दैट्स अगेन डिबेटेबल इशू चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम स्पेस से, एस्ट्रॉयड से हम जो है वो मिनरल्स लेके आएंगे और दुनिया की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, माइंस और मिनरल्स ऊपर से ले आएंगे। तो वो भी कोई लोग हैं ऐसे जो उस पर भी सोच रहे हैं, पेपर लिखे जा रहे हैं कैसे लेके आएंगे, क्या होगा। तो दैट्स अ डिस्टेंट थिंग, लेकिन उसको जैसे हमने ये ज़मीन तबाह की हुई है, इसी तरह हमारा स्पेस को भी तबाह करने का है। जैसे वो स्पेस के अंदर जो है वो पोल्यूशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं कि जो स्पेस स्टेशन ऊपर भेजे गए वो किस तरह से, जैसे हम ये इधर से लोग केटू जाते हैं ना वो ट्रैकिंग करने, तो वहाँ सारा गंद उधर छोड़ आते हैं। तो ऐसे ही स्पेस में भी जो मिशंस गए तो वहाँ भी बहुत सारा गंद छोड़ा हुआ है इंसानों ने। लेकिन क्या इसलिए स्टडी करें कि ऊपर वाली स्पेस को भी ख़राब करना है, या और क्या, क्यों स्टडी करें एस्ट्रोफिज़िक्स? इन जनरल आइडिया ये, पहले मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगी सबको क्यों पढ़नी चाहिए, पूरी दुनिया, ग्लोबल, ठीक है। फिर एक मैं थोड़ा सा दूंगी कि एज अ पाकिस्तानी क्यों पढ़नी चाहिए। तो मैं ये बात करती होती हूँ कि रोज़ सुबह उठते हैं और बहुत मेहनत से अपने प्लेनेट को तबाह कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग इसके लिए। हम घर के अंदर कोशिश क्योंकि हम लोग बड़े वो है ना कि अगर एक बंदे ने भी जाना है तो हम उसके लिए गाड़ी निकालेंगे अपनी, ठीक है ना। तो पोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, हम पौधे DHA बनाना है क्योंकि हमने सारे दरख्त काट देने। तो एक आप बंद कराएंगी बुखार हमारा वो नहीं, मतलब उसके अलावा भी जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, हाँ उसके अलावा वालों का नाम ले रहे ये काट देना है, हज़फ कर देना है कार्रवाई से। बहरहाल मैं से एक लाइटर नोट पे बात कर रही थी कि हम लोग ना प्लैनेट को बस समझते हैं कि जैसे कुछ भी कर लेना, इस बेचारे ने बर्दाश्त कर लेना है। ग्रीन हाउस गैसेज आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हमारी चीज़ें हैं। अब वो COP27 हुई है और वहाँ पे लोग प्राइवेट जेट्स के ऊपर गए हैं, माजरत के साथ कोका कोला उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये तो हमारे हालात हैं अपने प्लैनेट के लिए, तो इसने बचना नहीं है। प्रॉबेबली शायद मैं शायद इतनी पेसिमिस्ट हो गई हूँ कि मुझे तो शायद मेरे बच्चे आखिरी जनरेशन होंगी जो इस प्लैनेट को देखेंगे। मैं वाकई में अब ये सोचने लग गई हूँ। तो वी आर इन अ नीड ऑफ सम अदर प्लैनेट, नॉट ओनली फॉर रिसोर्सेज, ताकि उसको भी तबाह करें ना, फिर हम और मेहनत करेंगे उसके ऊपर। हाँ नहीं, गैलेक्सीज ने, स्टार्स तो नियरेस्ट जो हैं वो थोड़े हैं, लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि देयर इज़ अ लॉजिक के इतना दूर रखा गया है उसमें। हाँ तो इस तरह फिर हम जाके चांद के ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 करेंगे। चांद से नहीं कुछ मिलने वाला, लेकिन देयर आर अदर प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बाय द वे। अभी आज कोई डिस्कवरी हुई है, वो कल परसों पेपर एक आया है, तो वहाँ पर जो हुई है वहाँ पे देर आर जो है वो साइंस के जिनसे जो है वो लाइफ के आसार नज़र आए हैं एक स्टार के ऊपर। उसके अंदर एक्चुअली जो है ना वो देर इज़ दिस, ऊपर उसके जो है स्नो टाइप है, नीचे उसके वो है जो है वो समंदर टाइप की जगह है। उसके अंदर वो कहते हैं कि देर आर पानी है जिसके अंदर हाँ सैटर्न का एक मून है, हाँ सैटर्न का एक मून है, यस। तो उसके अंदर जो है देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ के जहाँ पर लाइफ सस्टेन कर सकती है। तो देर इज़ वेरी इनिशियल। ये ना अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि हमारी अपनी होम गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर, अभी हम और M81 एंड्रोमेडा की बात नहीं करते, उसमें ऑलमोस्ट
इफ आई एम मिस कोटिंग तो माजरत, 500 बिलियन प्लैनेट्स हैं हाँ। और जिनमें से 10 बिलियन प्लैनेट्स अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। तो हर सन का ना, हर स्टार का, जिसके हमारा स्टार सन है, उसके गिर्द एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है, जिसके अंदर उस प्लैनेट के ऊपर या जो जोन के अंदर वो चीज़ होगी, जिस पोजीशन पे हम लोग हैं सन के साथ, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा यूनिक किस्म का प्लैनेट है। डिबेट इसके ऊपर है कि उस पर लाइफ कितनी सस्टेनेबल है, लाइफ ये वो कितनी एग्जिस्ट कर बिल्कुल। सकती है। तो ये वाली चीज़ आ जाती है। फिर अगर इट वॉन्ट बी अ गुड थिंग फॉर अस कि अगर कोई ऐसा प्लैनेट अच्छा एक और भी उसमें उसने कहा हुआ है कि उसने कहा कि सूरज की जो वो एनर्जी है और जो रोशनी है वो भी ओवर द टाइम कम हो रही है, तो वो कितने बिलियन ईयर्स लगेंगे जिसमें जाके वो ख़त्म हो जाएगी। सन इज़ अ स्टार, राइट। हाँ। हर स्टार की एक ज़िंदगी होती है। पहले वो पैदा होता है, बड़ा होता है, एडल्टहुड में जाता है और फिर उसकी डेथ होती है। तो ये होता है कि एक फ्यूल होता है कि उस पर न्यूक्लियर फिशन और फिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, जो उसको ज़िंदा रखता है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसका फ्यूल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगी, तो स्टार रेड शिफ्ट में जाना शुरू हो जाएगा। जब वो रेड स्टार बन जाएगा तो वो हमारी अर्थ को, चूंकि इस वक्त तक वो इतनी गर्माइश नहीं मिलेगी, तो वी विल बी डेड। बट डोंट वरी, आप सब लोग जिंदा रहेंगे, ये अभी की बात नहीं है, अभी बहुत दूर है। हमारा एटम कैम्प, हमारे एटम जिंदा रहेंगे, एटम जिंदा रहेंगे हमारे। एटम जिंदा रहने तो चाहिए। विद दैट जो है हम थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो हमारा कोर्स ज्वाइन करें। atomcamp.com पे कोर्स हमने ऑफ़र किया हुआ है, एस्ट्रोफिज़िक्स फॉर एवरीवन। जो पढ़ाने वाले हैं वो मेरे और महानूर से बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे हैं और उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो हम दोनों जो है वो, हमने इसलिए भी ये बुक रखा था, द रीज़न वाज कि वी बोथ आर कमिंग फ्राम सोशल साइंसेस बैकग्राउंड, और हमारा आइडिया ये था कि लोगों को प्रमोट करें। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर साइंटिस्ट, एवरी वन ऑफ अस नीड टू। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पर्सनली कॉस्मोस पे इंटरेस्ट जो क्रिएट हुई वो आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में पढ़ के, और आइंस्टाइन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कॉस्मोस के अंदर, स्पेशली उसकी E=mc² जिसको हम पढ़ते हैं, वहाँ से लेके उसकी स्टार्स की मेजरमेंट और ग्रेविटी के ऊपर जो उसका काम है। जो उसने सबसे ज़्यादा, जो मेरा फेवरेट जो काम है वो आपको मैं बताता होता हूँ कि जो स्पेस को उसने, ग्रेविटी को उसने स्पेस टाइम फैब्रिक में एक्सप्लेन किया था, जो न्यूटन नहीं कर सका था। तो दैट्स व्हाट ही डिड इट। तो वो जो कोर्स है उसमें अंदर एस्ट्रोफिजिस्ट हैं जो पढ़ाएंगे। इसी तरह हमने काफ़ी सारे गेस्ट लेक्चर्स रखे हुए हैं उसमें। तो व्हाट वी वांटेड टू डू कि वी वांटेड टू इंस्पायर द यूथ, बच्चों को भी। तो एक खातून है जिनका जो है काफ़ी एस्ट्रोनॉमी में जिनका कैरियर है, तो हम चाहते थे कि बच्चों को इंस्पायर करें और यंग गर्ल्स को इंस्पायर करें कि वो एस्ट्रोनॉमी को एज ए कैरियर लेके चलें। तो हमने उनका भी गेस्ट लेक्चर रखा हुआ है। एक अभी इन्होंने टर्म यूज़ की थी महानूर ने, डार्क स्काइज़ की। तो इस वक्त जो है वो सितारों को देखना, जो बहुत कंट्रीज़ ऐसे हैं जब चूँकि हम लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो लाइट पोल्यूशन बहुत है स्काइज़ के ऊपर। तो वो डार्क स्काइज़ की भी एक मूवमेंट है कि कैसे हम जो है स्काइज़ में पोल्यूशन लाइट की कम करें, लाइट की नेचर कैसी होनी चाहिए और उसके नुकसानात बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहे हैं, कि हम जो लाइट यूज़ करते हैं उससे बायोडाइवर्सिटी कैसे मुतासर हो रही है। तो देयर इज़ अ मूवमेंट इन द वर्ल्ड डार्क स्काइज़ के नाम से। और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो अभी तक काफ़ी हद तक जो है, चूँकि हम गवर्नमेंट उनको ना बिजली देती है ना कुछ और पानी देते हैं, तो वहाँ अभी भी डार्क स्काइज़ हैं। तो वो डार्क स्काइज़ जो हैं, देयर इज़ अ मूवमेंट, पीपल कम फ्राम अक्रॉस द वर्ल्ड टू वॉच द स्काई फ्राम पाकिस्तान। तो एक हमारे पाकिस्तानी, हमारे ही वो जो है ना एक एटमी है, वो भी उन्होंने लर्नर्स रिपब्लिक पॉलिसी फेलोशिप किया हुआ है हमारे साथ। तो ही इज़ पार्ट ऑफ दैट इंटरनेशनल मूवमेंट। तो हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ है उस गेस्ट लेक्चर में। तो ऑल वी वांटेड टू डू उस कोर्स में कि जस्ट टू इंस्पायर पीपल टू परसू कैरियर इन एस्ट्रोफिज़िक्स। और जो बहुत सारे अभी सवाल ऐसे हैं ना अनआंसर्ड हैं, जो हम भी सही तरह से जवाब नहीं दे पाए इस किताब बुक आर कैंड के ऊपर, क्योंकि ये एक किताब सी छोटी सी और हम उसको डिस्कस कर रहे थे। बट पीपल हु आर कंडक्टिंग दैट कोर्स, दे आर वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट। और जो बहुत सारे सवालात हैं हम आज भी अभी नहीं डिस्कस, आगे चल के भी उसको करेंगे। ये स्टार्स कैसे बने हुए हैं, हम सारे कैसे बने हुए हैं, हमारे से बियॉन्ड जो गैलेक्सीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, स्पेस की एक्सपेंशन कैसे हो रही है, डार्क मैटर्स क्या हैं। तो ये वो सवालात हैं सारे जिनका जवाब जो है वो हम उस कोर्स में भी देंगे।